अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और लेक्चर नंबर 4 में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करना है, इसके रिएक्शंस की बात करनी है। और आज जो रिएक्शंस हम देखने वाले हैं वो बुनियादी तौर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा किसी और न्यूक्लियोफाइल से, राइट। तो चलें बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हमने आज देखना है वो है रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2, जिसे थायोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। चलें इस रिएक्शन पे बात करते हैं। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से मिलाते हो तो आपके पास बनेगा एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड आप जानते हैं एसिड क्लोराइड एक क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। बन जाएगा आपके पास एसिटाइल क्लोराइड और फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और साथ में आपके पास बनेगा HCl। यही रिएक्शन आप SOCl2 के साथ, जिसे थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, भी कर सकते हैं। थायोनाइल क्लोराइड को आप मिलाओगे एसिटिक एसिड से, ये एक हाइड्रोजन और एक Cl बन गया HCl। ये SO और एक ऑक्सीजन बन गया SO2, और एक क्लोरीन जो बच गया वो एसिटाइल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो गया, तो हमारे पास बन गया एसिटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से हमारे पास एसिड हैलाइड बन जाते हैं जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाते हैं PCl5 के साथ या थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अब हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है। भाई पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन में बुनियादी तौर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और OH की जगह पे इवेंचुअली क्या आ जाएगा, Cl यहाँ पर इस स्टेप में। पर पॉइंट ये है कि Cl जो है ना ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और जो OH है ये एक पुअर लीविंग ग्रुप है। ये इतनी आसानी से इस कार्बन से अपना जो बॉन्ड है उसे डिटैच नहीं करता। ये एक वीक या यूँ कहिए कि पुअर लीविंग ग्रुप है। तो पहले हमने इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेंज करना है इन अ गुड लीविंग ग्रुप। और वो कैसे होगा, आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को मिला देना है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं जो ये डोनेट कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फ़र को डोनेट कर देता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है। देखिए सल्फ़र जुड़ा हुआ है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं सल्फ़र से दूर हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फ़र को डोनेट करेगा। नतीजतन सल्फ़र अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर रहा है, तो उसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से पहले जो बॉन्ड टूटता है दैट इज़ सल्फ़र ऑक्सीजन बॉन्ड, बट इवेंचुअली जो बॉन्ड टूटता है वो है सल्फ़र और क्लोरीन का जो बॉन्ड है। तो यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके डिपार्ट कर जाएगा, यानी इस मॉलिक्यूल का जो लीविंग ग्रुप है वो है क्लोराइड। यहाँ से क्लोराइड आयन जो है वो निकल जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो उस पर आना था पॉजिटिव चार्ज, और उस इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से ये मॉलिक्यूल क्या डोनेट करेगा, एक प्रोटॉन चला जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसने दे दिया था किसको, सल्फ़र को, ये बॉन्ड टूटने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा से रिकवर हो जाएगा। तो हमारे पास इवेंचुअली जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये इंटरमीडिएट है, ठीक है जी। यहाँ पर ऑक्सीजन का सल्फ़र के साथ बॉन्ड बन चुका है, और सल्फ़र के साथ एक क्लोरीन जो था वो क्लोराइड बनकर यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। ऑलराइट जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लोराइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ये एक्ट करेगा अगले स्टेप में एज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और
ये हमारा जो सब्जेक्ट था यानी कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उसके ऊपर ये क्लोरीन जो है वो अटैक कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये जो क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है अब ये इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। तो यकीनन कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए थे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो इसके बॉन्ड हो जाएंगे 5। तो इसको अपना एक वीक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो नतीजतन इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? ऑक्सीजन पे, जो ऑक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा। राइट जी, तो ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अब बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये कार्बन को देखें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप को फिर से देख लीजिएगा कि क्लोराइड जो पिछले स्टेप में एज अ लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल से निकला था, अगले स्टेप में ये एक्ट कर रहा है एज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और ये इस कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। कार्बन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और जो बॉन्ड वो तोड़ रहा है दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए हैं? ऑक्सीजन पे आ गए, जबकि इस पोर्शन में अभी कोई चेंज नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। बेटा ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशी बनी थी, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होगी और कुछ एटम्स जो हैं वो यहाँ से या मॉलिक्यूल्स यहाँ से एलिमिनेट भी होंगे। ये ऑक्साइड आयन क्योंकि अनस्टेबल है और पास ही पड़ा हुआ है इसके कार्बन जो कि हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस अट्रैक्ट करेगा। नतीजतन कार्बन के बॉन्ड फिर से 5 हो जाएंगे। जब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से शेयर करेगा, दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे। तो उसे यहाँ पर रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए अपना ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड कार्बन से तोड़ लेगा और वो बॉन्ड ये सल्फर से बना लेगा, तो सल्फर की वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी। तो सल्फर अपना जो बॉन्ड है क्लोरीन के साथ ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ से फिर से क्या निकल जाएगा? क्लोराइड आयन। दोबारा से बात रिपीट करता हूँ, ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से शेयर हुआ, कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो गई, 4 बॉन्ड बनाता है 5 हो गए, 5वां बॉन्ड तोड़ेगा और कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? जो इसका ऑक्सीजन के साथ बना हुआ था, ताकि इस ऑक्साइड की और इस लोन पेयर की रिपल्जन जो है उसको अवॉइड किया जा सके और मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाए। फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन ने अपना जो बॉन्ड कार्बन से तोड़ा है वो उसने किससे बना लिया? सल्फर से। तो सल्फर की वैलेंसी एक्सीड हो गई तो उसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से सल्फर क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ से चला जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो चीज़ बन रही है दैट इज SO2 क्लोराइड आयन और ये एसिटाइल क्लोराइड, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। और ये जो क्लोराइड आयन बना है ये फर्स्ट स्टेप में बनने वाले हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बना देगा HCl, ये हमारा एक और साइड प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास बनी हैं वो है एसिटाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ठीक है जी, इस रिएक्शन में जो OH ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया है किसके साथ? क्लोराइड के साथ रिप्लेस हो गया है। तो आप इसको कह सकते हो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। राइट जी, चलें अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया आप जानते हो एक बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा अमोनियम एसीटेट और फिर हम उसको फर्दर हीट करेंगे, तो हीट करने से ये चेंज हो जाएगा इन
एसीटामाइड, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है एसीटामाइड, और साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। चलिए अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन ने, अमोनिया वाला जो नाइट्रोजन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को डोनेट कर दिया। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से इसकी वैलेंसी एक्सीड हो गई। इसके बॉन्ड कितने हो गए हैं? 4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर इसने क्योंकि डोनेट किया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये अमोनिया है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। और किसको डोनेट किया है? कार्बन को। तो नाइट्रोजन और कार्बन में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ऑलराइट जी, यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे। कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 तो बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन, कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो उसे अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और वो कौन सा होगा? ये पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगले स्टेप में ये जो अनस्टेबल स्पीशी बनी हुई है जिसमें 2 एंड्स पर चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। फर्स्ट, नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज लूज करना चाहता है, और ये कैसे होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा जो इसने डोनेट किया था। अगर वो वापस आ जाए तो चार्ज ख़त्म। तो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देने के लिए ये नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अपना ब्रेक करता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर वापस किस पे आ जाएगा? नाइट्रोजन पे। और वो H पॉजिटिव जो नाइट्रोजन से निकलेगा उसको ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उसको अपने साथ अटैच कर लेगा। नतीजतन क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ पहले एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को देने के बाद ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा वाटर, ओके। और नाइट्रोजन का मीनवाइल जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? जो प्रोटॉन जो था रिलीज करके गया था। प्रोटॉन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ा वो नाइट्रोजन के पास वापस आ गया। इस तरह से नाइट्रोजन का चार्ज जो है वो ख़त्म हो चुका है। मीनवाइल क्या होगा कि यहाँ से जो ऑक्साइड आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को डोनेट करेगा। तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? फिर से 5। तो उसे अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा जो वीक है। तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा? जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है। आप जानते हैं कि वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और यहाँ से चला जाएगा। कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा, वो कार्बन बॉन्ड किससे बना लेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो गया और जो प्रोडक्ट बनी है उसे कहते हैं अमाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और डेरिवेटिव है। और याद रहे कि ये जो डेरिवेटिव है इसकी रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड के तमाम डेरिवेटिव्स में सबसे कम है। एसिड अमाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। इसका कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो इस तरह हमारे पास एसिड अमाइड जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये आज की डिस्कशन थी, ये आज के हमारे 2 रिएक्शंस थे। अब एक रिएक्शन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह गया है, दैट इज़ एस्टेरिफिकेशन। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।